हेलो स्टूडेंट्स, ये मत सोचना कि ये अगर EMRS, JSA और लैब अटेंडेंट के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस तो केवल उन्हीं के लिए काम आएंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी दे रहे हो तो इन क्वेश्चन को देखना जरूरी है। पैंगोंग सो लेक कहाँ पर है? लद्दाख में है, ये तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। इसमें पश्चिमी लद्दाख या फिर पूर्वी लद्दाख और पश्चिम तिब्बत तक फैले क्षेत्र में था। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें लिखा है कि लद्दाख और तिब्बत के क्षेत्र में, यानी तिब्बत में भी है और लद्दाख में भी है ये लेक। तो हमारे पूर्वी लद्दाख की ओर है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख का जो ये रीजन है, ये वाला जो आपको नज़र आता है, ये कान जो है इस पे कब्जा कर रखा है चाइना ने। और यहीं ये जो लेक दिख रही है, यही लेक है पैंगोंग सो लेक, वो पूर्वी लद्दाख में पड़ जाती है। इसके अलावा लद्दाख की किसी और इम्पोर्टेंट लेक की बात करें तो वो है ये वाली सो मोरिनी लेक, ये र्यूल लेक को भी आप याद रखना। तो ये 3 लेक आपको याद रखनी है, लद्दाख में इतना काफ़ी है। जो क्वेश्चन है वो पैंगोंग लेक पर क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये जो एरिया मैंने बताया इतना, इस वाले पर चाइना का कब्जा है। तो ये लेक बिल्कुल, इस लेक के इस तरफ होती है इंडियन आर्मी और इस लेक के उस तरफ होती है चाइना की आर्मी। लेकिन सर्दियों में ये लेक पूरी तरह बर्फ़ की जम जाती है और तब शुरू हो जाता है विवाद। अगला सवाल है मैथ का। इलेक्शन होता है 2 कैंडिडेट्स के बीच, 5% जो वोटर है उन्होंने वोट ही नहीं डाला। तो कितनों ने डाला? 95% ने डाला। 10% उसमें से ऐसे निकले जिनके वोट ही इनवैलिड थे या नोटा का ऑप्शन जिन्होंने चुन लिया। इसके बाद द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन हिज फेवर एंड वोन द इलेक्शन बाय इतने वोट्स। ऐसे क्वेश्चन में गलती यहाँ पर कैंडिडेट कर देता है कि वो तुरंत ये पढ़ लेता है कि विनिंग कैंडिडेट ने 60% जो है वोट रिसीव किए, जो कि 17,271 थे। लेकिन यहाँ ध्यान से पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है कि 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन हिज फेवर एंड वोन द इलेक्शन बाय 17,271 वोट्स। यानी इलेक्शन कितने से जीता है? 17,271 से। इसका मतलब 60% वोट इसको मिले, 40 दूसरे को मिले। तो ये जो 20% का डिफरेंस है वही 17,271 वोट्स है। तो 20% का मान मिल गया तो 100% का भी निकाला जा सकता है। लेकिन जो निकलेगा मान वो निकलेगा 90% ऑफ वैलिड वोटर्स का। तो उस 90% की जगह 100% का निकाल लें तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि टोटल कितने वोट डले थे। लेकिन जितने वोट डले थे वो तो 95% है, उसके लिए हम वापस 100 तक पहुंच जाएंगे। सॉल्यूशन आपके सामने है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा गया है। पेन उठा के जब इसको सोल्व करने जाओगे तो एक ही इक्वेशन में काटाफासी करके तुरंत आंसर निकलता है। कुछ राज ऋषि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ये राजा और ऋषि इन 2 शब्दों से बना है। अतिरिक्त एक्सप्लेनेशन के लिए आप यह देख सकते हो अभी सामने जो आपके है। अगला सवाल रीजनिंग से, मिसिंग नंबर बता दो सीरीज में लास्ट में क्या आएगा। तो जैसे ही हमने सीरीज देखी तो समझ आया 23 11 बन गए 34, 34 और 11 बन गए 45। तो लास्ट वाली 2 संख्याओं का योग 124 हमारा आंसर है। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर प्रेजेंट। जब नाइदर और नॉर का सेंटेंस हो तो आपको वर्ब देनी है नज़दीकी सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर नज़दीकी सब्जेक्ट है टीचर और टीचर एक है, तो यहाँ पर आनी है सिंगुलर। तो बाकी ऑप्शन में यहाँ प्लूरल वर्ब थी, यहाँ प्लूरल थी, सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पर था। यू कैन डिलीट टेक्स्ट इन MS वर्ड बाय। MS वर्ड आपने खोल दिया है तो टेक्स्ट को कैसे डिलीट कर सकते हो? या तो आप बैक स्पेस से कर सकते हो, लेकिन डिलीट का बटन दबाने से राइट साइड का टेक्स्ट डिलीट होना शुरू हो जाता है। महादेव का समासिक विग्रह क्या है? तो महादेव कौन है? महान है जो देव। यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण इसमें दिया गया है। और बहुब्रीहि समास वो होता है जिसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो, 2 पद मिलकर के एक नए पद का निर्माण करें। ABCD हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और साउथ की ओर देख रहे हैं। हु इज सिटिंग एट द राइट एंड, और राइट एंड पर कौन बैठा है? राइट सबसे राइट में कौन बैठा है, ये क्वेश्चन है।
अब कह रहे हैं कि अगर इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम ये स्टेटमेंट भी साथ में दे देते हैं, जो फर्स्ट ये स्टेटमेंट, सेकंड ये स्टेटमेंट, तो अगर ये स्टेटमेंट आपको मिल जाए तो इस सवाल का जवाब निकालना संभव हो पाएगा या नहीं, ये बताना था। तो अब पहली जो स्टेटमेंट थी कि अगर ये स्टेटमेंट लागू हो और सवाल का हल निकल जाए या नहीं निकल जाए, बस यही बताना था कि दोनों से निकलेगा, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी या एक ही काफ़ी है, या दोनों स्टेटमेंट ऐसी हैं कि इनका कोई महत्व ही नहीं है, सवाल का हल फिर भी नहीं निकलेगा, ये बताना था। तो पहली स्टेटमेंट में था कि मान लो बी और डी ही दो दूर दूर बैठे हैं, किनारे किनारे पर बैठे हैं, या क्योंकि यहाँ पर दो लोग उनके बीच में बताए गए हैं, और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी ए बैठा है, तो इससे पता चल जाता है कि बी जो है वो राइट साइड में बैठा है। तो इस वाली स्टेटमेंट से, अकेली इस स्टेटमेंट से हल निकल सकता है इसका। इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट को हमने जब देखा कि बी और सी के बीच में एक आदमी बैठा है, और अगर ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं चल पाता बी और सी किस तरफ बैठे हैं, अगर उनको आपस में रिप्लेस भी किया जाए तो पता नहीं चलता, तो स्टेटमेंट 2 के जरिए हम जवाब नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 था। स्टेटमेंट 1 अकेली ही पर्याप्त है आंसर बताने के लिए, जबकि स्टेटमेंट सेकंड का कोई फायदा नहीं है। टू अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है उस पर दोनों तरफ से अपोजिट फोर्सेस लगी, तो यह फोर्सेस का क्या परिणाम होगा वो बताना है। तो इनकी मैग्नीट्यूड का ऊपर कुछ असर पड़ेगा नहीं, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस के उनका डिफरेंस जो है वो एक्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट पे। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपने फोर्स अपोजिट ऐसे लगा दी इस बी ऑब्जेक्ट पे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और अगर आपने एक ही दिशा में लगा दी तो ऑब्जेक्ट हिलेगा। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, इनका डिफरेंस ही तो काम कर रहा है, इनका डिफरेंस ही तो निकलेगा दोनों कंडीशन में। अब नीचे मल्टीप्लीकेशन की बात तो है ही नहीं, प्रोपोर्शनल की तो बात है ही नहीं। तो इंफ्रासोनिक वो जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, और अल्ट्रासोनिक वो जिस वेव की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, और ये जो बीच की रेंज है ये ऑडिबल वेव्स कहलाती है, जिन्हें इंसान सुन सकता है। इंफ्रासोनिक वेव्स में ऐसी वेव आती हैं जैसे वोल्केनो की आवाज़ या फिर अर्थक्वेक की आवाज़, जिन्हें हम सुन भी नहीं सकते, तो वो होती है इंफ्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक में बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होती है। लेकिन अब ध्यान रहे, ये हाइपरसोनिक है ना, ये अलग चीज़ है, ये स्पीड बताता है। सब सोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड में बात करते हैं, तो अगर स्पीड 1 माक से कम हो तो उसे कहेंगे सबसोनिक, और 5 माक से ऊपर की स्पीड को कहेंगे हाइपरसोनिक। 5 से 10 माक तक रहती है हाइपरसोनिक। 10-20 सेकंड बैक करके फिर से रिपीट सुन लेना, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अल्ट्रासोनिक आवाज को बैट सुन सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थोड़ी बातें कर लें तो आपको ध्यान होगा कि 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसे प्रेसिड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये बातें पूछी जाती हैं कई बार। तो नेहरू ने उस लाहौर अधिवेशन में क्या कहा? पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया, पूर्ण स्वराज का। इसके बाद में गवर्नमेंट ने जो नेहरू की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। इस रिपोर्ट में आज़ादी के लिए बात रखी गई थी। यह अस्वीकार होने के बाद में कांग्रेस ने जनवरी 26, 1930 से, अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 में, लेकिन 26 जनवरी 1930 से आज़ादी के रूप में यह दिन मनाया जाने लगा। जब भारत का संविधान बन गया तो वो 26 जनवरी को ही लॉन्च किया गया, इसी वजह से उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। दांडी यात्रा के लिए 12 मार्च को गांधी जी चल दिए। 1930 की बात चल रही है, और अपने साथ 79 फॉलोअर्स को लेके गए। 5 अप्रैल 1930 को वो पहुंच गए दांडी और नमक कानून तोड़ा। तो 5 अप्रैल को वो पहुंचे वहां पर, ये ध्यान रखना है। और 6 अप्रैल को उन्होंने घोषणा की कि जैसे मैंने अवज्ञा की है वैसे ही अब सभी लोग अवज्ञा करेंगे। यह 6 अप्रैल को शुरू हुआ था 1930 में। वन हु लव्स वुड्स,
अब फॉरेस्ट किसे पसंद है वो कहलाता है नेमोफिलिस्ट। नेमोफिलिस्ट, फिल का मतलब होता है लव, याद रखना। ऑप्टिमिस्ट का मतलब वो आदमी जिसको बहुत आशा हो। पेसिमिस्ट इसका अपोजिट होता है, जिसको कोई आशा नहीं, हमेशा बुरा सोचता रहता है कि यार मैं अगर प्लेन में बैठ गया तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो नीचे लिखा है अथीस्ट। थीस्ट जो ना हो, थी का मतलब होता है ईश्वर, और अथिस्ट वो व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आया था। एम क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था? तो पूर्ण स्वराज की मांग, यानी पूरी तरह से हमें आज़ाद करो। दूसरे ऑप्शन में है पार्टीशन ऑफ बंगाल, लेकिन वो तो 1905 के टाइम हुआ था। एक ऑप्शन है रोलेट एक्ट, ये तो 1919 की बात है। लास्ट ऑप्शन में लिखा था साइमन कमीशन, यह तो 1928 में भारत पहुंचा था। इसमें जो सीनियर आदमी था उसका नाम था जॉन साइमन, और इसमें 7 लोग आए थे। अगला सवाल मैथ से आया जो कि बिल्कुल आसान था। 3 ट्रक हैं जो 30 कैरेट एप्पल के ले जा रहे हैं। कितने? 30 कैरेट ले जा रहे हैं एक ट्रक के अंदर, और एक कैरेट के अंदर 40 एप्पल है। इसका मतलब एक ट्रक में कितने एप्पल भरे पड़े हैं? 1200 एप्पल हैं। अगर ये एप्पल को बेचा गया 52,000 रुपये में और 65 रुपये प्रति किलो में बेचा गया, तो बताइए कि 4 किलो में कितने एप्पल चढ़ेंगे, यानी नंबर ऑफ एप्पल कितना है अगर वेट 4 किलो हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गलती ये करते हैं कैंडिडेट कि वो ये भूल जाते हैं यहाँ पर 3 ट्रक लिखा हुआ है। अक्सर क्वेश्चन में एक जो रकम होती है ना, उस नंबर को ऐसे वर्ड्स में लिख देते हैं जिससे कि कैंडिडेट का ध्यान ना जाए। लेकिन मैं जो आपको चीज़ें फोकस कराना सिखा रहा हूँ, उन की पॉइंट्स को याद रखोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। पेपर सबको आता है, लेकिन प्रेशर में गलतियाँ हो जाती हैं। तो 1200 एप्पल हमने गिने थे, लेकिन ट्रक 3 है, तो इसलिए टोटल एप्पल हो गए 3600 एप्पल। 52,000 को 65 से भाग दे करके पता चल जाता है कि कितने किलो एप्पल बिके। तो टोटल बिके 800 किलो एप्पल। टोटल एप्पल का वेट है 800 किलो और नंबर ऑफ एप्पल हैं टोटल 3600। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो कि 4 किलो में 18 एप्पल चढ़ेंगे। ये सवाल ऐसा है कि बुद्धिमान कैंडिडेट्स तो इसे अपने दिमाग में रख के ही सोल्व कर लेंगे, पेन उठाने की ज़रूरत भी ना पड़े। जो आपका लेवल रहेगा वो एसएससी सीएचएसएल एमटीएस के आसपास रहेगा, ज़्यादा हैवी लेवल पे नहीं जाना है। अब ये सवाल पढ़ो कितना आसान है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप पॉज करके इसे पढ़ लेना, बड़ा ही आसान सवाल है। ऐसे सवालों में अगर डायरेक्शन में भी नंबर नहीं लाओगे तो भाई पेपर नहीं निकलेगा। डायरेक्शन के सवाल बिल्कुल आसान होते हैं। अगर आपको डायरेक्शन में समस्या है ना, कोई भी रीजनिंग की बुक उठाओ, कोई भी उठाओ, और उसमें दिए हुए सवालों को 2 या 3 बार ना प्रैक्टिस मार लो, ये बड़े ही आसान होते हैं। अगर प्रयास ही नहीं करोगे तो कैसे अपने आप जो है रिजल्ट निकलेगा। तो आपको एफर्ट तो डालना है। बहुत आसान होते हैं, बिना किसी टीचर के आप ये सवाल कर सकते हैं। कोई ट्रिक नहीं लगती डायरेक्शन के सवालों में। वी स्पेंड द फ्यू डेज, ये जो ब्रैकेट में लिखा है स्पेंड द फ्यू डेज, इसको इम्प्रूव करना है। एक्लीमेटाइजिंग, एक्लीमेटाइज का मतलब होता है नए माहौल, नए वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना। अब कोई समस्या नहीं आएगी, हम उस रूप में ही ढल जाएंगे। तो इस शब्द को आप क्या करो, अपने 1-2 दोस्तों के पास ना मैसेज करके भेज दो मीनिंग के साथ, तो आपको ध्यान रहेगा, आगे कभी भूलोगे नहीं। तो वी स्पेंड द डेज एक्लीमेटाइजिंग आवर सेल्फ टू दी हाई एल्टीट्यूड, तो हमने कुछ दिन बिताए हाई एल्टीट्यूड में। अब आपको इन ऑप्शंस में से ये देखना था। फ्यूअर का मतलब होता है कि जितने डेज चाहिए थे उससे भी कम बिता पाए, तो ये तो बात बनेगी ही नहीं। ए फ्यू से यहाँ बात बन जाती है, इसका मतलब होता है कुछ दिन। यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सम डेज भी तो आ सकता था, लेकिन सम उन चीज़ों के लिए होता है जिनको हम गिन नहीं सकते, बट डेज आर काउंटेबल। इनमें से शुद्ध वर्तनी स्पेलिंग का चयन कीजिए। तो कुटुंब होता है, कुटुंब नहीं होता है। कार्रवाई, बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए थी। अवतार होता है। इतिहास बिल्कुल सही लिखा था। इनमें से कौन सा व्यू ऑप्शन पावर पॉइंट में नहीं होता? तो ये सारे होते हैं, लेकिन स्लाइड शो व्यू नहीं होता है। अब जब पावर पॉइंट खोल लेते हैं तो यहाँ व्यू में जाएंगे, तो यहाँ पर व्यूज़ आप देख सकते हो। नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है और रीडिंग व्यू है। यहाँ पर लिखा है स्लाइड शॉर्टर, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, सवाल में दे दिया स्लाइड शो व्यू। शो
इस नाम का तो कोई व्यू था ही नहीं, ये मुश्किल क्वेश्चन बनाया गया, आसान क्वेश्चन को भी मुश्किल करके रखा गया था। तो आगे इसी तरह हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक के साथ साथ शेयर भी करना।